गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि क्यों चाइना इतना पावरफुल है, चाइना ने ऐसा क्या किया जो वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। देखिए, ये एक चाइना का मानचित्र है, एक मैप है जो चाइना पहले हुआ करता था। जो आज विशालकाय चाइना है उससे पहले का ये मैप है। देखिए, इसमें जो ये मेन लैंड चाइना है, इनका जो मेन लैंड चाइना है वो यहाँ तक सीमित था पहले। आप ध्यान से देखिए इस मैप को, मेन लैंड जो चाइना था वो यहीं तक सीमित था और वो काफ़ी वक्त तक 1940 के आसपास तक भी ये चाइना यहीं तक था। लेकिन चाइना ने ऐसा क्या करा कि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और उसने अपने आसपास की टेरिटरी को बढ़ा लिया। देखिए, ये एक मैप है। एक दूसरा मैप ये है जो ये 1950 के बाद का मैप है कि चाइना ने ऐसा क्या करा जो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो कहता है कि चाइना को जो सुपर पावर बनाता है वो है इनका विजन। देखिए स्टूडेंट्स, चाइना के पास एक अपना विज़न है। विज़न का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विज़न ये कहता है चाइना के कि दे वांट टू बिकम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। उन चाइना को इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है और उनको नंबर 1 बनना है, किसी भी हालत में उनको बनना है। इसीलिए वो जो है उनके पास एक जो विज़न है वो विज़न यही है। और ये विज़न किसने दिया था? ये माओ का विज़न है। माओ जो कि चाइना के फाउंडिंग फादर हैं, जिन्होंने चाइना की स्थापना की थी, उनका ये सपना था कि वह एक दिन चाइना को, जो पुराना चाइना हुआ करता था, जो एम्पायर ऑफ चाइना था, जो ग्रेट चाइना हुआ करता था, एक दिन वो उस चाइना को हासिल कर लेंगे। इसीलिए चाइना के 14 देशों के साथ आज भी लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें से इंडिया भी एक उसमें से शामिल देश है। ये माओ की एक फ़ोटोग्राफ है। माओ ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइना की स्थापना की थी और इनका विज़न ये कहता है कि दे वांट टू बिकम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑल्सो। इनके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए या जितने भी शासक आए चाइना पे, उनकी यही पॉलिसी रही कि वे किस तरह चाइना को नंबर 1 बना सकते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश होती है कि जितने भी देश हैं वहाँ तक इनका इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ तक ये पहुँचे और अपने देश को जितना ज़्यादा हो सके वो एक्सपेंड करें। ये चाइना की शुरू से लेके अंत तक, आज दिन तक यही पॉलिसी है। विज़न उनका यही है कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। आप देखोगे कि इधर ही अफ़गानिस्तान में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने जो लक्ष्य हैं, इनका लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है कि ये नंबर 1 बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट है कि इनके पास सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वाली बात है वो ये है कि इनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है। आप परमानेंट सीट तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि 5 जो हैं उनके पास है, जैसे कि फ्रांस, रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना। तो चाइना उनमें से एक देश है जिसके पास परमानेंट सीट है यूएनएससी की। परमानेंट सीट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वह किसी भी मैटर के ऊपर अपना वीटो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल अगर यूएनएससी में जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल 5 ही देश हैं, जो पांचों देश जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देंगे वो बिल पास नहीं होगा। अगर एक भी देश मना कर देता है तो वो बिल पास नहीं हो सकता है। इसीलिए चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वो कारण है जिसको बना देता है। आगे देखिए, चीप लोन एंड डेट ट्रैप पॉलिसी। चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सस्ते जो लोन देता है, डेट ट्रैप पॉलिसी का वो इस्तेमाल भी करता है। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है? देखिए, डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब ये है कि पहले तो कर्जा दे दो, लेकिन जब व्यक्ति से कर्जा ना चुके या उस देश के प्रधानमंत्री से वो कर्जा नहीं चुकता है तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज टोटली डिपेंड अपॉन द चीप लोन पॉलिसी। फर्स्टली दे गिव लोन ऑन चीप रेट,
पहले तो वो आपको सस्ते दरों पर रेट पे आपको लोन दे देती है चाइनीज़ कंपनी, लेकिन बाद में आप पे इम्पोज कर देती है रिस्ट्रिक्शन किस किस प्रकार की, कि आप उनके जो लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन है वो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ तक कि आप अमेरिका के पास भी उनको रिवील नहीं करेंगे। एक देखिए ये एग्जांपल है सीपैक का। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को लेके चाइना बहुत ज़्यादा शुरुआत में एग्रेसिव था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से ये जो उनका कॉरिडोर है ये पूरा हो, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉरिडोर है कुछ फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है। पाकिस्तान को शुरू में बताया कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली जो ग्वादर वाला पोर्ट है, चाइना इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। स्टूडेंट्स, ग्वादर पोर्ट जो है ये चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान में। पहले इन्होंने क्या करा, चाइना ने क्या करा, पाकिस्तान को सस्ते रेट पर पहले तो लोन दे दिया। जैसा कि मैंने बताया ना कि चीप रेट पॉलिसी प्लस डेट ट्रैप। पहले सस्ते रेट पे इनको क्या करा, बताया कि भाई हम रेलवे बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे, हम सारे काम हम करेंगे। बाद में इन्होंने क्या करा कि अपने ही चाइनीज़ लोगों को नौकरी देना स्टार्ट कर दिया। अपने ही चाइनीज़ जो एम्प्लॉयमेंट जो ठेके जो मिलते थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ज़मीन के, वो भी इन्होंने अपने ही लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करते करते चाइना ने पाकिस्तान को फंसा लिया अपने जाल में। हमने कुछ ऐसा ही श्रीलंका में भी देखा था, जब हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट था, हम्बनटोटा जो था, वो भी किस हद तक चाइना ने उसको एक्वायर करने की कोशिश की थी। फोर्थ पॉइंट जो इसको सुपर पावर बनाता है चाइना, वो है हेजेमनी ओवर द प्रोडक्शन। आज हमको पता है कि अमेरिका के बाद अगर कोई देश है या यूरोप के बाद अगर कोई देश आता है एशिया में, तो वो सबसे बड़ा है चाइना। चाइना इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट में कि कोई भी देश उससे टक्कर लेने की हिमाकत नहीं करता है। क्यों नहीं करता, मैंने आपको 3 पॉइंट अभी ऑलरेडी बता दिए। ये चाइना का सबसे बड़ा जो है कारगर हथियार है कि उनके पास जो है वर्ल्ड का कम से कम अभी भी 40% से लेके 45% का प्रोडक्शन चाइना में किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो 60% तक उनका इस समय प्रोडक्शन चाइना के अंदर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इवन यूएसए इज़ डिपेंड अपॉन द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, कि चाइना भी जो है बहुत हद तक अमेरिका में आ चुका है, और अमेरिका जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट पे वो डिपेंडेंट हो चुका है। यही वो कारण है जो चाइना को एक सुपर पावर बना देते हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट वन रोड एंड वन बेल्ट इनिशिएटिव। जैसा कि मैंने बताया कि माओ का एक सपना था कि वह चाइना को नंबर 1 देखना चाहता है, तो माओ ने तो खैर जो करना था उन्होंने कर दिया। माओ के बाद जितने भी लीडर्स आए, जितने भी उनके प्रीमियर आए, जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, उनका यही सपना है कि चाइना जो है एक दिन जो पूरा चाइना जो पहले था वो उसको वो हासिल कर लेंगे। इनका ये सपना है कि वे चाइना को एक नंबर 1 देश बनाकर ही छोड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने ये इनकी एक बहुत अच्छी जो इनकी पॉलिसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पॉलिसी के बीच में अपोजिशन का रोल बहुत ही कम होता है, तो इनको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं होता है। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसको पूरा होने में लगभग 100 साल का वक्त लगेगा। क्योंकि आप ये देखिए ध्यान से, चाइना जो है बेसिकली वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। हम सबको पता है कि इस पूरी दुनिया में अब तक 2 रेवोल्यूशन हो चुके हैं। पहली जो रेवोल्यूशन हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, उसको कंप्लीट होने में 100 साल का वक्त लगा था। दूसरी जो हुई वो अमेरिका और यूरोप में हुई, उसको भी 100 साल लगे। ये तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो कि आपको रोड और आपको जो हाईवेज़ है उनके माध्यम से एक देश को दूसरे देश से जोड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना का ये सपना है कि वो पूरी दुनिया को अपनी रोड और बेल्ट के इनिशिएटिव से जोड़ना चाहता है। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसकी खाली एक झलक थी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान के बिटवीन का जो काम है, ब्रिज का जो काम है वो करता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये वन रोड वन बेल्ट का एक अच्छा सा एक ग्राफ है, जिसके ग्राफ नहीं, एक फ़ोटो है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये फैला हुआ है। कोशिश कर रहा है कि वो पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया,
पूरे तरीके से ये फैलना चाहते हैं और इसको होने में बहुत वक्त लगेगा। भारत को अगर स्ट्रांग बनना है, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इंडिया कैसे स्ट्रांग बन सकता है, तो अब तक तो खैर नहीं, बहुत सारी हमने गलतियां कर दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें भी कुछ बड़े कदम उठाने होंगे और अपनी पॉलिटिक्स को, इंटरनल पॉलिटिक्स को स्पेशली मजबूत करना होगा। देखिए आप इधर फोटो में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से चाइना का जो इनिशिएटिव है अफ्रीका तक जा रहा है, एशिया में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, मिडिल ईस्ट तक पहुंच रहा है। तो चाइना कुछ नहीं कर रहा है, चाइना सिर्फ ये करना चाहता है कि वह अपने माल को एक्सपेंड करना चाहता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, इंटरनल पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है इंटरनल पॉलिटिक्स, ये वैसे तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि चाइना की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस तरीके से बनी हुई है कि वहाँ पे अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशन इन चाइना बिकॉज दे फॉलो वन पार्टी सिस्टम, दे हैव ओनली कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम। तो वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की जो पूरी इनकी जो टेरिटरी है चाइना की, वो उसको कंट्रोल करती है, जिसके फ़ायदे क्या है, उनको कोई भी चैलेंज नहीं मिलता इंटरनल, कि ये नहीं है कि आज सरकार घिर जाएगी या फिर सरकार के पास खाली 5 साल है। इंडिया में अगर हम देखें इंडिया की तरफ, तो इंडिया में क्या 5 साल का टेन्योर होता है, एक प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आता है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वही 5 साल का है। तो उसमें भी देखिए अपोजिशन पार्टियाँ ढेर सारी, तो इंडिया में अपोजिशन पार्टियाँ हैं, तो बेचारा प्रधानमंत्री काम कैसे करेगा। आगे देखते हैं सेवन्थ क्या कहता है, सेवन्थ भी यही है जो चाइना को सुपर पावर बनाता है, वो ये है कि स्टेबल एंड फिक्स्ड गवर्नमेंट। मैंने जैसे कि बताया ना कि वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम का ये इनका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इनके पास वन पार्टी है, जिसकी वजह से सरकार स्थिर होती है, जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश में वो बिल्कुल ही स्टेबल होता है। आप भरोसा कर सकते हो कि वो सरकार नहीं गिरेगी और आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। और इंडिया में क्या होता है कि मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए कि अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस जीत जाती है, तो कांग्रेस क्या करेगी, जो बीजेपी ने जितनी भी डील को फाइनल किया है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के रिजिम में साइन हुए, उन सबको कैंसिल कर देगी। ये सबसे बड़ा जो है इंडिया का जो है फॉल्ट है कि इस तरीके से उसमें इंडिया में होता है। ये प्रीमियर है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये शी जिनपिंग है, तो इनके कार्यकाल में भी वही कुछ किया जा रहा है जो ये माओ के कार्यकाल में किया करते थे। सिंपली ये कुछ नहीं कर रहे, अपने चाइना को एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में ये बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अमेरिका का भी इस्तेमाल किया, खूब इस्तेमाल करा। अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। अगर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो चाइना कुछ हद तक कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जो चाइना के प्रेसिडेंट अब तक हैं वो डेमोक्रेसी को नकारते हैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी आ गई तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, हो सकता है कि कई सारे जो देश हैं जैसे हांगकांग है, ताइवान है, वो इससे अलग हो जाएं। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनके देश में डेमोक्रेसी आए या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ों को ये नहीं पसंद करते। 8th पॉइंट जो है वो कहता है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन चाइना की शुरू से ही आदत रही है कि विस्तारवाद की नीति तो माओ के वक्त से ही चल रही है। मैंने बताया कि सब कुछ जो चाइना फॉलो कर रहा है ये माओ की है, और उसके बाद इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रखा है। आपको मैं बात बता दूं स्टूडेंट्स की पूरे जो अब तक के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए उनको पूरा होने में 100 साल का वक्त लगा, लेकिन चाइना ने क्या करा, बेसिकली चाइना ने 40 साल के अंदर ही, 40 साल से कम वक्त के अंदर इतना एक्सपेंशन कर दिया है टेरिटरी में, ज़मीन में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रोड में, टेक्नोलॉजी में, साइबर में, वो इतना एक्सपेंड कर दिया है कि आज अमेरिका भी चाइना को कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ट्रेड वॉर हुई थी अभी कुछ साल पहले, तो ट्रेड वॉर में भी अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, जबकि फ़ायदा किसको हुआ, चाइना का हुआ, क्योंकि चाइना जो है वो हर जगह इन्वेस्ट कर रखा है, अमेरिका के संस्थानों में भी। 9th पॉइंट जो खास बनाता है, इसको सुपर पावर बनाता है, वो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। चाइना कोई छोटा मोटा देश नहीं है स्टूडेंट्स। जो लोग ये समझते हैं कि चाइना बहुत छोटा सा देश है, आसानी से टूट ही आएगा, आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है, तो मैं बता दूं कि बहुत इनकी लंबी एक प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ये फिर बेसिकली फॉलो करते हैं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी में बिलीव ही नहीं करते। जबकि इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये कंट्रीज़ क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी को फॉलो करती हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या भाई, आज हमने कुछ काम कर दिया तो ठीक है, बाकी 20 साल बाद क्या हुआ देखा जाएगा। आज डैम बना दिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन
इसके 5 साल के बाद वो डैम अगर काम करता है, वो बांध नहीं करता है, वो सरकार जाने, क्योंकि सरकार 5 साल के बाद चेंज हो जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर जो है सबसे ज़्यादा चाइना काम करता है और वो आगे तक बहुत दूर की सोच कर चलता है। देखिए, जो इसका अगला जो पॉइंट है वो है ये 10th पॉइंट है, इनका सब माफ़ कीजिए, 10th पॉइंट है साइबर विजिलेंस। साइबर विजिलेंस का मतलब ये है कि चाइना अपने ही लोगों पे जासूसी करवाता है। ये भी इसका पावरफुल रीजंस है। बहुत लोग कहेंगे कि जासूसी करवाना तो सही बात नहीं है, लेकिन चाइना ने अपने ही लोगों पे जासूसी करवा रखी है, जिसकी वजह से इधर डेमोक्रेसी लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मेन लैंड चाइना में कोई भी देश नहीं ला सकता है डेमोक्रेसी चाइना के अंदर। यहाँ तक कि अमेरिका की भी हालत ख़राब हुई जब वो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहा था। तो हाउ कैन वी स्टॉप चाइना एज अ कंट्री, हम किस तरीके से चाइना को रोक सकते हैं? तो बहुत सारे रीजंस हैं, ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द ऑल आइकन। जय हिंद।